ओके, सो इस चैप्टर में हम लोग कलर ग्रेडिंग सीखने वाले हैं, यानी कि वीडियोस या इमेजेस के अंदर कलर भरना सीखेंगे। वैसे एलाइट मोशन कलर ग्रेडिंग के लिए नहीं फेमस है, क्योंकि कलर ग्रेडिंग के लिए बाकी सॉफ्टवेयर को यूज किया जाता है, लेकिन स्टिल हम लोग कुछ बेसिक कलर ग्रेडिंग इसके अंदर कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं एलाइट मोशन के अंदर ये होता कैसे है। इसके लिए सबसे पहले आपके टाइमलाइन में कोई इमेज या वीडियो होनी चाहिए, जिसके बाद आपको अपने लेयर को सिलेक्ट करके अगेन इफेक्ट्स के अंदर जाना है एंड देन ऐड इफेक्ट पे क्लिक करके आपको कलर एंड लाइट में जाना है और यहाँ से ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट को सिलेक्ट करना है, जिसके बाद आपको स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक कर देना है। नाउ आपके पास ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट को कस्टमाइज करने का फीचर होगा। ब्राइटनेस बढ़ाने से आपकी इमेज के अंदर लाइट बढ़ेगी, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा। वहीं कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने से आपकी इमेज के अंदर जो मेन एलिमेंट्स है वो डिफरेंशिएट होंगे बैकग्राउंड से। एज यू कैन सी पेड़ अब थोड़े अच्छे दिख रहे हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करके एक स्टेप पीछे आना है एंड देन अगेन ऐड इफेक्ट पे जाके कलर एंड लाइट में जाना है एंड इस बार सैचुरेशन को सिलेक्ट करना है, जिसके बाद ये भी टैब में आ जाएगा, जिस पे क्लिक करके आपको कस्टमाइज करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। सैचुरेशन बढ़ाने से आपकी इमेज के सारे कलर्स थोड़े ज्यादा उभर के दिखने लगेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो कि ग्रीन कलर अब बहुत ही अच्छे से विजिबल हो रहा है। वही वाइब्रेंस का काम होता है उन कलर्स को उभार के दिखाना जो दबे हुए हैं। इसलिए जब मैं इसे बढ़ा रहा हूँ तो जो ग्रीन कलर सैचुरेशन से नहीं विजिबल हुए हैं वो इससे विजिबल हो रहे हैं। अगर मैं वाइब्रेंस को फुल कर दूंगा तो आप लोग देख सकते हो कि पूरी इमेज ही ग्रीन जैसी दिखेगी, जो कि नेचुरल नहीं लगेगा। इसलिए इसे हम थोड़ा सा कम कर देते हैं फिर से। नाउ इसके बाद आपको दोबारा बाहर आना है एंड अगेन कलर एंड लाइट में जाके एक्सपोजर एंड गामा को सिलेक्ट करना है। जब आप इस इफेक्ट को ओपन करोगे तो एक्सपोजर को इंक्रीज करके आप इमेज की ओवरऑल ब्राइटनेस को बढ़ा दोगे। वहीं गामा को इंक्रीज करने पे आप इमेज के मिड टोन्स, यानी कि वो एरिया जो कि ना तो पूरी तरह से डार्क है ना ही पूरी तरह से लाइटेड है, उन एरियाज की ब्राइटनेस को आप बढ़ा पाओगे। नाउ आपको अगेन इफेक्ट पे जाना है एंड इस बार आपको हाईलाइट एंड शैडो को चूज करना है। नाउ अब जब आप हाईलाइट को इंक्रीज करोगे तो वो एरिया जो कि ऑलरेडी लाइट में है वो और ज्यादा ब्राइट होने लग जाएंगे। वहीं शैडोज को कम करने से जो डार्क एरिया है आपकी इमेज में, जैसे कि हमारे केस में पेड़ की जड़ है या फिर ट्रंक वाला एरिया है, ये और ज्यादा डार्क होने लग जाएंगे, जिससे कि एक अच्छा कॉन्ट्रास्ट बनेगा। शैडोज को हमेशा कम किया जाता है, बहुत ही रेयर केस में बढ़ाया जाता है। नाउ जो इमेज वीडियो की स्टार्टिंग में ऐसी थी, कलर ग्रेडिंग करने के बाद वो कुछ ऐसी बन गई है। कलर ग्रेडिंग के अंदर ये कुछ बेसिक चीजें आती हैं जो मैंने आपको अभी बताई है। कलर ग्रेडिंग का एक्चुअल सॉफ्टवेयर वैसे डाविंची है, जहाँ पे काफी सारी मूवीज भी कलर ग्रेड की जाती है। और कैसे आप लोग भी मूवी जैसी कलर ग्रेडिंग कर सकते हो, ये चीज मैंने आगे के मॉड्यूल में सिखा रखी है, लेकिन अभी के लिए आपको बस बेसिक चीजें सिखानी थी, तो मैंने इस मॉड्यूल के अंदर कवर कर ली है। मिलते हैं अगले चैप्टर में। तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू नो अबाउट शेप्स। अलाइड मोशन की जो चीज मुझे सबसे बढ़िया लगती है वो यही है कि अलाइड मोशन के अंदर आपको शेप का ऑप्शन इनबिल्ट मिलता है। इस चैप्टर में मैं आपको बस शेप से इंट्रोड्यूस करूंगा, लेकिन ये टूल कितने काम का है ये आपको मॉड्यूल 6 या 7 में पता चलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट के सीधा कोर्स के अंदर बढ़ते हैं। तो शेप को यूज करने के लिए आपको बस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड आप लोग सीधा शेप वाले ऑप्शन पे ही पहुंच जाओगे। अलाइड मोशन के अंदर काफी सारे तरह तरह के शेप्स ऑलरेडी हैं। आप इवन इसे स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं कि आपको कितने सारे शेप्स दिए गए हैं। नाउ शेप को यूज करने के लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, आपको बस उस शेप पे क्लिक कर देना है एंड वो आपके कैनवास में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब शेप को भी आप जैसे चाहें वैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है एंड यहाँ स्केल से आप इसका साइज बढ़ा सकते हैं। आप इसकी पोजीशन वगैरह उसी वे में चेंज कर सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले सिखा रखा है। अगर आपको शेप को कस्टमाइज करना है अपने मन के अकॉर्डिंग, तो इसके लिए आपको बस बैक आके एडिट शेप पे जाना है। यहाँ पे आपको दो प्रॉपर्टीज दिखेंगी, एक्स एक्सिस और दूसरा है वाई एक्सिस। राइट नाउ अगर मैं एक्स एक्सिस को सिलेक्ट करके यहाँ से इसको स्क्रॉल करके इसकी वैल्यू इंक्रीज करूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये सर्कल एक्स एक्सिस पे स्ट्रेच हो रहा है या फिर श्रिंक हो रहा है वैल्यू कम करने पे। वहीं अगर मैं y को सिलेक्ट करके वैल्यू को बढ़ाऊं, तो ये सर्कल या तो लंबा होगा या फिर इस तरह से छोटा होने लग जाएगा वैल्यू कम करने पे। अगर आप लोगों को एक्स वाई का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो मैं समझा देता हूँ। अगर आप एक पेपर पे दो लाइन ड्रॉ करोगे 90 डिग्री के एंगल पे, तो जो लाइन ऊपर की साइड जा रही है वो y एक्सिस है और जो राइट की साइड जा रही है वो x एक्सिस है। जितने भी बेसिक शेप्स होते हैं या कह लो 2D शेप्स होते हैं वो इसी एक्सिस पे बनाए जाते हैं और इस पूरे प्लेन को 2D प्लेन बोल सकते हैं या फिर इसे आप 2D वर्ल्ड भी बोल लो, एक ही बात है। लेकिन अलाइड मोशन एक 3D एडिटिंग ऐप है, लेकिन वो चीज मैं आपको अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको आगे मॉड्यूल में ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी के लिए हम शेप्स पे वापस जाते हैं। अगर आपको इस सर्कल का कलर पसंद नहीं आ रहा है तो आपको बस इस लेयर को सिलेक्ट करके कलर एंड फिल में जाना है, जहाँ पे अगर आप कलर व्हील वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप अपनी मर्जी से इसका कलर चेंज कर सकते हो जो भी आप चाहो। इवन आप बैक आके बेसिक कलर्स में से भी कोई भी कलर फिल कर सकते हो अपने शेप के अंदर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अगर आपको बेसिक समझ आ गया है शेप के, तो मैं इस शेप को डिलीट कर देता हूँ एंड आपको थोड़ी और प्रॉपर्टीज दिखा देता हूँ शेप की। इस बार मैं कैनवास में एक स्क्वायर को ऐड कर लेता हूँ एंड आपको चीजें अच्छे से विजिबल हो, इसलिए मैं इसका साइज भी बढ़ा देता हूँ मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके।
नाउ जब आप इसको सिलेक्ट करके एडिट शेप में जाओगे तो इस बार आपको एक्स वाई के सिवाय एक और ऑप्शन मिलेगा रेडियस का। अब ये क्यों है वो मैं समझाता हूँ, लेकिन आई होप इससे पहले आपको एक्स एंड वाई का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। एक्स से बेसिकली शेप चौड़ा होगा और वाई से लंबा होगा। इजी लैंग्वेज में आप इसको इस वे में समझ लीजिए। लेकिन अगर आप रेडियस को सिलेक्ट करके उसकी वैल्यू इंक्रीज करोगे तो आप देख सकते हो कि स्क्वायर के जो कॉर्नर्स है वो अंदर की तरफ मुड़ रहे हैं, और अगर आप वैल्यू को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दोगे तो ये स्क्वायर सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्नर्स गायब ही हो जाएंगे। वही जितना मैं रेडियस की वैल्यू कम करता जाऊंगा स्क्वायर के कॉर्नर्स उतने शार्प होते जाएंगे, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे बस रेडियस का यही यूज है। ये दो बहुत ही बेसिक शेप्स थे जो कि आप लोगों को बताना जरूरी था, इसलिए मैंने कोशिश करी है कि बेसिक लैंग्वेज में आपको ये समझा सकूं। एंड आप हर एक शेप के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, देख सकते हो कि किस किस शेप के साथ आपको क्या क्या फीचर मिलते हैं एंड कैसे यूज किया जा सकता है उसे। एडिटिंग एक सीखने वाली स्किल है, इसलिए अगर आप लोग खुद से एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, खुद से इनिशिएटिव नहीं लोगे तो एक अच्छा एडिटर कभी भी नहीं बन पाओगे। इसलिए ये आप लोगों का होमवर्क है कि आप एक बार सभी शेप्स को कैनवस में लाके उसके प्रॉपर्टीज के साथ थोड़ी छेड़छाड़ करो। गलत वे में नहीं कह रहा हूँ, अच्छे वे में। शेप टूल का असली यूज आपको आगे के मॉड्यूल्स में समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, सो पिछले चैप्टर में मैंने आप लोगों को शेप टूल तो सिखा दिया, लेकिन सोचो अगर आप लोगों को कुछ ऐसा बनाना हो जो कि अलाइट मोशन ने दे ही नहीं रखा है, वो शेप है ही नहीं अलाइट मोशन के अंदर, तो क्या करोगे? ऐसी सिचुएशन के लिए अलाइट मोशन के अंदर एक और टूल दिया गया है, इसे पेन टूल बोलते हैं। इस चैप्टर में हम लोग पेन टूल को ही कवर करेंगे, तो चलते हैं सीधा वीडियो के अंदर। तो पेन टूल या कह लो वेक्टर ड्राइंग टूल को एक्सेस करने के लिए आपको बस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड आपको टेक्स्ट के ऊपर ही वेक्टर ड्राइंग वाला टूल मिल जाएगा। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा टैब आ जाएगा। नो अगर आप लोग ध्यान देंगे तो मेरे पास यहाँ पे एक टच पैड का एरिया है। टच पैड में मैं जो भी मूवमेंट्स कर रहा हूँ मेरे कैनवस में एक एंकर पॉइंट सेम मूवमेंट्स कर रहा है। आपके पास इस मूवमेंट पे कोई भी शेप ड्रॉ करने की पूरी फ्रीडम है, इसलिए आपको यहाँ पे टच पैड दिया गया है। अब आपको जो भी शेप्स बनानी है उसको आपको पॉइंट्स मैच करके बनाना होगा, जैसे कि हम बचपन में ड्राइंग सीखते थे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने पॉइंट को सही जगह पे लेके जाना है, जिसके बाद आपको यहाँ पे एक प्लस वाला आइकन दिखेगा। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके कैनवस में एक पॉइंट बन जाएगा, जैसे कि आपको कैनवस में अभी दिख भी रहा होगा। नाउ अगर मैं अपने टच पैड से एंकर को नीचे की तरफ लेके आऊं तो आप देख पा रहे होंगे कि पॉइंटर से एक लाइन भी निकल रही है। अब मान लो कि मुझे यहीं तक स्ट्रेट लाइन चाहिए एंड इसके बाद मुझे टर्न लेना है, तो इसके लिए अगेन आप प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके एक पॉइंटर ऐड करेंगे, जिसके बाद आप टर्न ले सकते हैं कुछ इस तरह से। नाउ अगर मैं आगे जाके भी एक पॉइंटर ऐड कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ट्राइंगल की शेप बन रही है। ये शेप बनी नहीं है, लेकिन आपको बस दिख रही है क्योंकि आपने 3 पॉइंट्स लगा दिए हैं, और 3 पॉइंट्स के साथ ट्राइंगल शेप बन जाती है। लेकिन मुझे रेक्टेंगल बनाना है, तो मैं ऊपर भी एक पॉइंटर लगा दूंगा एंड आपको अब एक रेक्टेंगल दिखेगा। लेकिन अगेन ये रेक्टेंगल अभी बना नहीं है जब तक मैं इससे क्लोज ना कर दूं, यानी कि लास्ट लाइन को फर्स्ट वाले पॉइंट से मैच ना कर दूं। तो मैं वो भी कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक इशू है। 99% चांस है कि जब आप ये लास्ट पॉइंट्स को मैच कर रहे होंगे तो आप एग्जैक्ट स्पॉट पे लास्ट पॉइंट नहीं लगा पाओगे। एंड ये चीज आपको यहाँ पे जो खाली एरिया है इससे पता चल जाएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 पॉइंटर्स के बीच में गैप है, और जब तक ये है आप अपनी बनाई शेप को पूरी फ्रीडम के साथ यूज नहीं कर सकते। तो इसको एडजस्ट करने के लिए आपको बस इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है, जिसके बाद अंदर आपको अगेन इस आइकन पे क्लिक करना है। जैसे आप ये करोगे आपको दिख जाएगा कि अब दोनों पॉइंट्स कनेक्ट हो गए हैं ऑटोमेटिकली। जब ये हो जाए तो आप बैक आ सकते हैं और अपने शेप को जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसकी पोजीशन बदल सकते हैं, कलर एंड फील में जाके इसका कलर चेंज कर सकते हो कुछ इस तरह से। ये आपकी बनाई हुई शेप है, आपके पास पूरी फ्रीडम है। आपको समझना इजी हो इसलिए मैंने रेक्टेंगल बना के समझाया है, लेकिन आप लोग लिटरली में कुछ भी बना सकते हो। ना मान लो शेप बनाने के बाद आपको उसके अंदर कुछ चेंजेस करने हो, तो क्या आप दोबारा से शेप बनाओगे? नहीं, आपको बस एडिट शेप में जाना है, जहाँ पे आपको आपके सभी पॉइंटर्स की कनेक्शन वाली लाइन दिख जाएगी कुछ इस तरह से। एंड इस बार कुछ नए टूल्स भी दिखेंगे, तो आपको जिस भी पॉइंट पे कुछ चेंज लाना है आप उसको कैनवस पे चूज कर सकते हो, उस पे क्लिक करके। फॉर एग्जाम्पल मुझे राइट कॉर्नर वाला पॉइंटर हिलाना है, तो मैं बस उसे सिलेक्ट कर लूंगा एंड जैसे मैं ये करूंगा आपको राइट साइड में दिखेगा कि इन लाइंस में भी पॉइंटर ग्रीन हो जाएंगे। नाउ अब मैं जैसे चाहूँ वैसे इस पॉइंट को हिला सकता हूँ बाकी शेप को स्टिल रखते हुए। सेम वे में आप किसी भी पॉइंटर पे क्लिक करके उसे हिला सकते हो कुछ इस वे में, एंड आप एक नॉर्मल से रेक्टेंगल को कुछ इस टाइप की 3D फील दे सकते हो। नाउ अगर मैं टॉप वाले पॉइंटर पे क्लिक करूं तो वो सिलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो पॉइंटर हमने अच्छे से अटैच नहीं किया था। इसलिए आपको उस पॉइंट को सिलेक्ट करने के लिए इस लाइन को सिलेक्ट करना होगा। अब अगर आप इसे हिलाओगे तो आप देख सकते हो कैनवस में क्या हो रहा है।
अब सिंस मुझे अपनी शेप नहीं बिगाड़नी है, इसलिए मैं इसे वापस से पॉइंट के पास रख के वापस आ जाऊंगा एंड देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके रोटेट के अंदर जाके इसे सीधा कर दूंगा कुछ इस वे में। नाउ अब आप देख सकते हैं कि ये ब्लू कारपेट की तरह बन गया है। जोक्स असाइड, मैं बस आपको समझा रहा था कि कैसे आप अपनी बनाई हुई शेप के साथ कुछ भी कर सकते हो। नाउ अगर आप इस शेप के अराउंड एक बॉर्डर बनाना चाहते हो तो उस केस में क्या करोगे? इसके लिए आपको बस शेप को सिलेक्ट करके बॉर्डर एंड शेडो में जाना है, जिसके बाद आपके सामने एक कैसा इंटरफेस होगा। इसमें आपको सबसे पहले तो स्ट्रोक को ऑन कर देना है और कलर पे क्लिक करके जो भी कलर आपको चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ से अपने स्ट्रोक को बढ़ा सकते हो, यानी कि बॉर्डर को बढ़ा सकते हो। आप इवन अपने शेप के अंदर शेडो भी ऐड कर सकते हो। इसलिए आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है, जिसके बाद शेडो की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो अगेन आपको पहले शेडो को एनेबल करना है। इसका भी एक कलर आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से, लेकिन शेडो ब्लैक ही अच्छी लगती है तो मैं इसे ब्लैक ही रहने देता हूँ। साइज इंक्रीज करके आप शेडो को स्प्रेड कर सकते हो, जैसा कि आपको कैनवस पे दिख रहा होगा। अल्फा से उतना फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आपको पोजीशन का भी ऑप्शन मिलता है, जिससे कि आप शेडो को या तो लेफ्ट से ला सकते हो या राइट से एक्स एक्सिस की वैल्यू को चेंज करके। और वहीं अगर शेडो को ऊपर नीचे करना है तो वाई पोजीशन की वैल्यू चेंज करनी होगी। आई होप इस मोमेंट तक आपको वेक्टर ड्राइंग के बेसिक तो क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको कुछ बना के दिखाना चाहता हूँ। तो पहले तो मैं इस पुराने वाले शेप को डिलीट कर देता हूँ, जिसके बाद मैं अगेन वेक्टर पे जाऊंगा और इस बार हम एक कर्वी एरो बनाएंगे। तो इसके लिए मैं वेक्टर पे आके सबसे पहले एक एंकर पॉइंट दूंगा इस वाले आइकन पे क्लिक करके, जिसके बाद थोड़ा सा नीचे आके एक और पॉइंट दूंगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन में नहीं, क्योंकि मुझे कर्व चाहिए। ठीक ऐसे ही नीचे आके दूसरी साइड एक पॉइंट दूंगा और ऐसे ही एक और लास्ट पॉइंट दे दूंगा। नाउ जब ये हो जाए तो आप देख पा रहे होंगे कि इसके कॉर्नर्स बहुत ही नुकीले हैं, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले उस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करना है, जिसके बाद आपको इस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड जैसे आप ये करेंगे आप कैनवस में देखेंगे कि वो एरिया राउंड हो गया है एंड साथ ही जो लाइन आपकी मैप में थी वो भी यहाँ पे थोड़ी सी चेंज हो गई है और उसके पास में एक और लाइन आ गई है दो स्क्वायर्स के साथ। सो अभी के लिए मैं सभी तीखे पॉइंट्स को पहले राउंड पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। बिल्कुल इसी तरह आप टच पैड से इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो थोड़ा सा। यहाँ पे आपको जो दो स्क्वायर्स दिख रहे हैं आप इसको वेट्स की तरह मान सकते हो। जिस स्क्वायर को सिलेक्ट करोगे उस साइड का वेट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जब आप टच पैड से अपने कर्व को कस्टमाइज करने की कोशिश करोगे तो वो एक साइड को ज्यादा झुकेगा, जैसा कि आपको अभी स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। ये स्क्वायर्स एक्चुअल में वेट नहीं है, मैं आपको बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अगर मैं बीच वाले पॉइंटर को सिलेक्ट करके चीजों को हिलाऊंगा तो सब कुछ सिस्टमैटिक वे में हिलेगा। अब मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट किए बिना जल्दी से सभी कर्व्स को थोड़ा सा अच्छे शेप में ले आता हूँ, वो भी टच पैड की मदद से। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है अगर आप लोग मेरे साथ में एडिटिंग कर रहे हो तो। नाउ जब फाइनल शेप हो जाए फिर आपको बैक आना है एंड इस बार जाना है कलर एंड फिल में, लेकिन इस बार आपको कलर फिल नहीं करना है बल्कि आपको रिमूव करना है। तो इसके लिए आपको बस इस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड आपकी शेप से कलर गायब हो जाएगा और आपके पास एक धागे जैसी लाइन बचेगी। इसके बाद आपको स्ट्रोक पे जाना है और स्ट्रोक को एनेबल कर देना है, जिसके बाद आप चाहिए तो यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो। इसके बाद आपको एक स्टेप बैक आके स्ट्रोक का साइज इंक्रीज करना है, जिससे कि आपके एरो का बैक थोड़ा सा हैवी लगे। नाउ नीचे आपको दो ऑप्शंस दिख रहे होंगे, एक स्टार्ट का एक एंड का। तो अगर आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो आपकी लाइन के आगे क्या फिगर आपको चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ अगर मैं पॉइंटर को सिलेक्ट करूँ तो आप कैनवस पे देख पा रहे होंगे कि आपकी लाइन अब एक एरो बन गई है, लेकिन मैं वहाँ पे सर्कल को रख देता हूँ और फिर बैक आके एंड पे क्लिक करके एंड पॉइंट को एक पॉइंटर रख देता हूँ। आप इवन एंड स्टार्टिंग पॉइंट का साइज भी इंक्रीज कर सकते हो यहाँ से। नाउ आप देख सकते हो कि हमने एक कर्वी लाइन वाला एरो बना लिया है, वो भी बिना किसी दिक्कत के। अगर इसमें अभी भी आपको कुछ कस्टमाइज करना है तो आपको बस इसे सिलेक्ट करके एडिट पॉइंट्स में जाना है, जिसके बाद आपको सभी पॉइंटर्स वापस से विजिबल हो जाएंगे एंड आप किसी भी पॉइंटर को सिलेक्ट करके जैसे घुमाना चाहो वैसे घुमा सकते हो, जैसा कि अभी आप देख भी पा रहे होंगे स्क्रीन पे। आई होप आप लोगों को वेक्टर टूल अच्छे से समझ आ गया होगा। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है बिगिनर्स को, लेकिन एक दो बार आप इसे देखोगे या चलाओगे तो आप लोग सीख जाओगे। वीडियो की पेसिंग अब थोड़ी बढ़ने वाली है और इन्फॉर्मेशन भी, तो रेडी हो जाओ अगले चैप्टर के लिए।